खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इशू के बारे में जो बहुत ज़्यादा हम कह रहे हैं कॉमनली एक अकरेंस देखी जा रही है। ख़वातीन, बच्चियाँ इसका बहुत ज़्यादा शिकार हो रही हैं। आपने अक्सर हमारे जब हम ब्यूटी से रिलेटेड सेशंस कर रहे होते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं तो जिक्र सुना होगा कि PCOS अगर हों तो आपको बाल भी आएंगे आपके चेहरे पर गैर ज़रूरी, आपका मोटापा जो है वो भी आपको फ़ील होगा कि आपका वज़न कम नहीं हो रहा आपकी तमाम कोशिशों के बावजूद। और ये कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसको हम उसी वक्त रियलाइज़ कर रहे होते हैं जब हम समझते हैं कि हमें खूबसूरत दिखना है, नज़र आना है। लेकिन हेल्थ के ऊपर इसके क्या असरात आ रहे होते हैं, क्यों हो रहा होता है और ये इससे कैसे बचाव मुमकिन है, इलाज कैसे हो सकता है, आज इसके बारे में हम तफसीली इन्फॉर्मेशन आपको देंगे ताकि ना सिर्फ आप खूबसूरत रहें बल्कि आप सेहतमंद भी रहें। ये जो हफ्ता है इसमें ख़ास तौर पे चूँकि इसकी आगाही का दिन मनाया जा रहा है, इस हवाले से हमने आज का सेशन अरेंज किया और मेरे साथ हमारे मुल्क की दो मारूफ गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जिनका ताल्लुक भी मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से है और हमारे साथ जो डाइटिशियन है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनका ताल्लुक भी इसी हॉस्पिटल से है। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर नाबिया तारिक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर शुमाइल अनवर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आप भी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निदा अशरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं डॉक्टर निदा? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल सही, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे प्रोफेसर साहिबा से कि ये आखिर PCO है क्या? हमारे बचपन में हमें एक ही PCO का पता होता था, जहाँ जाके आपने कॉल करनी होती थी। अब तो हर एक बंदा जो है उसे PCOS हो गए हैं। सो ये है क्या प्रॉब्लम दरअसल? जी, PCOS बेसिकली पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को कहते हैं और ये एक काफ़ी कॉमन अकरेंस है 15 to 20% यंग पॉपुलेशन में और ये बेसिकली एंडोक्राइन प्रॉब्लम है जो कि इसकी अगर फर्दर डिटेल में जाएं तो जेनेटिक लिंक भी है इसका, एनवायरमेंटल जो हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस आ गई हैं, इन चीज़ों के साथ भी इसकी जो है अकरेंस ज़्यादा होती जा रही है। और ये होता इस तरह से है कि यंग बच्चियों में यूजुअली ये स्टार्ट हो जाता है क्योंकि जेनेटिक जीन्स में तो आपके आ रहा होता है, लेकिन यंग बच्चियों में पीरियड्स का इरेगुलर होना इनिशियली बाज़ को होते ही नहीं है, डिले होंगे या बहुत लंबे लंबे वक्फे के बाद पीरियड्स होंगे और बहुत कम वॉल्यूम में ब्लीडिंग होगी। अच्छा। इसी तरह इसके साथ मोटापा बहुत बढ़ जाता है क्योंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो उसमें फिर मोटापा आपका, इवन अगर आप बहुत अच्छी डाइटिशियन से भी हेल्प ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो आपको मुश्किल होती है इन चीज़ों को कंट्रोल करने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि इसमें आपके चूँकि हार्मोनल इम्बैलेंस है तो इसमें आपके मेल हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से चेहरे पे आपके मेल पैटर्न, बाल, एक्नी, सर के बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, जैसे मेल बार्डनेस होती है। तो ये सारे सिम्टम्स इसके साथ एसोसिएट करते हैं और ये अलामात हैं। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर शुमाइल के ये जो हम कह रहे हैं कि आजकल ये कुछ ज़्यादा हो गया है, क्या ये कहना दुरुस्त है या ये मसला हमेशा से था, आजकल हमें इल्म ज़्यादा होना शुरू हो गया है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये प्रॉब्लम आजकल ज़्यादा हो गई है इफ़ वी कंपेयर इट विद द पास्ट। अभी बिल्कुल रिसेंटली कोई 1-2 हफ्ते पहले एक बहुत अच्छी स्टडी पब्लिश हुई है, एक रिसर्च पब्लिश हुआ था जिसमें इन्होंने इसको एसोसिएट किया है विद चाइल्डहुड ओबेसिटी। तो आजकल आप देख रहे होते हैं हमारे बच्चे क्या खा रहे होते हैं। हमारी डॉक्टर साहिबा बेहतर बता सकेंगी डाइट के मुतालिक। तो जो बच्चे चाइल्डहुड में थोड़ा अपने हाइट के हिसाब से वेट ज़्यादा होता है, फिर टीन ईयर्स में भी मोटापा होता है, दे आर मोर लाइकली टू गेट PCOS। राइट। तो वो जो बच्चे एबनॉर्मल वेट के साथ पैदा होते हैं, हम कहते हैं बड़ा गोलू मोलू सा बच्चा है, हमें तो अच्छा लगता है, हाँ, बड़ा हेल्दी बच्चा है, तो इसका मतलब है कि वो बच्चे भी प्रोन है फिर ज़्यादा इस चाइल्डहुड ओबेसिटी अगेन इज़ नॉट हेल्दी। हमें तो गोलू मोलू बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं, बट अगेन वो एक बीमारी उन बच्चों में आगे जाके डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, वो भी ज़्यादा चांसेस उसके होते हैं। बिल्कुल सही। तो अच्छा, अब ये जो PCO है ये प्राइमरीली लड़कियों की ही, औरतों की बीमारी है क्योंकि ओवरीज इन्वॉल्व है। हाँ जी, बिल्कुल। लड़कों में भी क्या इस तरह की कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है? बेसिकली जैसे आपने कहा कि ओवरीज इन्वॉल्व होती हैं, पानी की छोटी छोटी सी थैलियाँ ओवरी के अंदर बन जाती हैं और हार्मोन इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो होता ये है कि आपकी बॉडी में मेल मर्दाना जो हार्मोन होते हैं जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, उसकी मिकदार ज़्यादा हो जाती है। सही। सो ये जैसे डॉक्टर साहिबा ने, मैडम ने कहा कि
बाल गिरना मर्दों की तरह, चेहरे पे बाल ज़्यादा आना, ये सारी चीज़ें मेल हार्मोन की ज़्यादती की वजह से होती हैं। ये तो एक वो हो गया बीमारी का मसला, लेकिन अदरवाइज़ हमारे मुहावरों में भी ना मर्दाना वार काम करना, ये सारा कुछ बहुत ज़्यादा शामिल है। डू यू थिंक दैट लाइफस्टाइल अदर देन ये खाना पीना भी इस पे इम्पैक्ट कर रहा है और इफेक्ट कर रहा है? 100% जी, एब्सोल्युटली। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इन द क्लिनिक्स, जब हमारे पास PCOS के साथ पेशेंट डायग्नोज होता है, सबसे पहली चीज़ हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं, जिसमें आपकी डाइट आ जाती है एज वेल एज एक्सरसाइज। तो बहुत सारे पेशेंट्स हम देखते हैं, मैडम वुड एग्री विद मी, उनको ना बस एक इजी रेमेडी चाहिए होती है कि एक दवाई दें हमारा वेट कम हो जाए। इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। PCOS के साथ वेट रिड्यूस करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो आपको डाइट के साथ साथ अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपका वेट कहीं नहीं जाएगा। सो यू नीड टू बी एक्टिव एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स इन अ डे। हम कहते हैं कि हफ्ते में किसी किस्म की फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, आपका तो तजर्बा भी है, चूँकि इसका ताल्लुक फिर फर्टिलिटी से भी होता है, जब फर्टिलिटी एज में खातून होती हैं, कितनी ख़वातीन को ये शक होता है कि ज़रूर उनके ऊपर किसी ने ना कोई जादू करवा दिया है, कोई ना कोई ऐसा इशू है कि बस वो कंसीव नहीं कर पा रही हैं, या नहीं अवेयरनेस है अब कि ये एक बीमारी है? अब अवेयरनेस है। कोई भी प्रॉब्लम होती है लोग गूगल करके आते हैं, इवन यंग बच्चियाँ, क्योंकि ये प्रॉब्लम यंग बच्चियों को स्टार्ट होती है। ठीक है। और वो गूगल करके आते हैं, दे नो कि भाई ये प्रॉब्लम है और इसको कैसे एड्रेस करना है। और इसमें पेशेंट को भी हम यही बताते हैं कि भाई दिस इज़, यू हैव टू ओन योर प्रॉब्लम। तुम्हें अपनी बीमारी की समझ आ जाए, क्योंकि इसका जेनेटिक लिंक है, लाइफ लॉन्ग आपकी स्ट्रगल है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल उसके हिसाब से रखते हैं और आप अपने आप को समझ लेते हैं कि व्हाट यू नीड टू डू, आपके टारगेट्स क्या हैं, तो फिर ये कंट्रोल हो जाती है, फर्टिलिटी भी कंट्रोल हो जाती है, साइकिल रेगुलेशन भी बहुत अच्छी हो जाती है, और बॉडी वेट एंड ऑल दीज पैरामीटर्स बिकम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आपको लगता है कि लोग ये बताते हैं शादी और रिश्ते के वक्त कि ये थोड़ा सा एक इशू है कि नहीं, कि दे डोंट वांट टू डिस्कस इट? मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा नहीं। हालांकि ये एक ऐसा इशू है जिसका ताल्लुक दोनों पार्टनर्स की लाइफ के साथ है, जुड़ता है, ट्रीटेबल है। ये नहीं है कि इसमें कोई इस तरह का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसका उस तरह से, इफ़ दे मैनेज देयर प्रॉब्लम, राइट, तो फिर नहीं। अदरवाइज़ लॉन्ग टर्म इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। वो क्या है? तो ये तो हम फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, बॉडी इमेज की बात कर रहे हैं, वो ख़राब हो गया बिकॉज मोटापा और ये इसकी वजह से। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इसका ये है कि जब आपका वेट गेन इसके साथ होता रहता है, यू डोंट कंट्रोल, आप इसको सीरियसली नहीं लेते, आपको हार्ट प्रॉब्लम्स बहुत यंग एज में हो जाते हैं, आपको टाइप 2 डायबिटीज़ यंग एज में हो जाता है, आपको इवन यूट्रस का कैंसर, क्योंकि ये जो आपके पीरियड जब नहीं आते तो आपके हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं और ये हार्मोन्स यूट्रस की लाइनिंग पे एक्ट करते रहते हैं। हर महीने पीरियड्स नहीं हो रहे ना, तो वो फिर यूट्रस का कैंसर के साथ ये ख़वातीन प्रेजेंट करती हैं। और ये फैमिलीज़ में चूँकि है ना जेनेटिक है, तो हमने ऐसी फैमिलीज़ भी देखी हैं जिसमें यानी खाला भांजी और सिस्टर्स को 2-3 यानी यूट्रस के कैंसर्स हमने एक ही फैमिली में डायग्नोस किए हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि इसको सीरियसली लेना चाहिए और इसको एड्रेस करना चाहिए। अच्छा, अब डॉक्टर निदा, चूँकि बात कि ये बेसिकली तो ये प्रॉब्लम जो है दो इसके मतलब जड़ें हैं। एक तो ये है कि ख़ानदानी तौर पे, मौरूसी तौर पर ये टेंडेंसी आएगी, और दूसरा ये कि आपका लाइफस्टाइल और आपका खाना पीना इसको इफ़ेक्ट करेगा। तो आपके पास जब आते हैं पेशेंट्स एज न्यूट्रिशनिस्ट, तो आप क्या ऑब्ज़र्व करती हैं कि ज़्यादातर इशू जो है वो सिर्फ जेनेटिक वाले पे होता है, या लाइफस्टाइल में भी हमारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो चल रहे हैं? जेनेटिक एक इशू भी उसमें आता है किसी हद तक, लेकिन ये भी है कि हमारा आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो भी उसमें बहुत ज़्यादा जो है इंटरफेयर कर रहा है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि ये जेनेटिक रीजंस हैं तो वेट गेन है या कुछ इस तरह से है, आता है लेकिन किसी हद तक। और अगर जेनेटिक है तो उसको कंट्रोल भी किया जा सकता है अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के साथ, अपनी फूड चॉइसेस को इम्प्रूव करके हम उसको सेट कर सकते हैं। ठीक, तो और यंग एज में, बचपन में, जैसे कि हमारे पास 11 to 16 ईयर्स का एक टाइम है, इसी के अंदर हम इसको कर सकते हैं, वरना तो उसके साथ फिर बाकी आगे ये इश्यूज चलते ही जाते हैं। बिल्कुल सही। तो आइडियल वेट बच्चियों का खास तौर पे इसका मतलब है कि देखना चाहिए। exactly. और एक ज़माने में कहा जाता था कि लड़कियां दुबली पतली होनी चाहिए, लड़कियां जो है वो ज़्यादा हेल्दी नहीं होनी चाहिए, तो सब लोग कहते थे ये बड़ा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं जी, लड़कियां जो हैं वो क्यों दुबली पतली हों, उनको भी वही सब कुछ खाने को दें, लेकिन वेट वॉच करें। वेट वॉच वो ज़रूर, बहुत उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि डॉक्टर शमाइल ने बात की कि हमें यही लगता है कि अगर बच्चा या बच्ची हमारी जो है वो चबी है
वो मोटी है तो हमें लगता है वो बहुत क्यूट है, लेकिन वो उसमें क्यूटनेस को उसका नहीं है, वहाँ पे उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है। तो हमें अब ये उसको जो check लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की जब बात करते हैं और डाइट की बात करते हैं, तो आप क्या रेकमेंड करेंगी कि वो फैमिलीज़ या बच्चे जो सुन रहे हैं तो वो क्या चीज़ें ना खाएं, किन चीज़ों से एहतियात बरतें जो बढ़ा सकता है इस मसले को? अच्छा, सबसे पहले आजकल जो बहुत कॉमन प्रैक्टिस जो चल रही है घरों में वो ये है कि रेडी टू कुक फूड। बच्चों के लंच में भी नगेट्स जा रहे हैं, बच्चों को वो वापस आ रहे हैं तो उन्होंने टेम्पुरास खाने हैं। जितना पैकेट फूड है, रेडी टू कुक आइटम्स हैं, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बच्चों के लिए आजकल, और स्पेशली बच्चियों के लिए वो उनको पीसीओएस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि इसमें एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं इनके फूड इसको टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो वो शुगर्स एंड सॉल्ट्स की फॉर्म में होते हैं, केमिकल्स जो कि आगे जाके लड़कियों में पीसीओएस कॉज करते हैं, और लड़कों में भी डेवलपमेंट इश्यूज इसकी वजह से आ रही होती हैं। सबसे पहले सबसे मेन इसमें प्रॉब्लम जो है, क्योंकि इससे डब्बे की जो चीज़ें हैं वो आप बंद कर दें, लेकिन सिर्फ ये एक वाहिद चीज़ है जिस पे कंट्रोल करना काफ़ी होगा? किस चीज़ पे? मतलब डब्बे की जो चीज़ें हैं ये ख़त्म कर दें? हाँ, वो रेडी टू कुक आइटम्स ख़त्म कर दें, क्योंकि इसमें एक तो हमारे पास ये है कि हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, हमें कहीं से पता नहीं है कि इसमें जो मीट यूज़ हो रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, क्या वो एक्सपायर्ड मीट है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इसमें एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स हैं, दो ये चीज़ें, और वो सॉल्ट्स और शुगर्स के फॉर्म में होते हैं। जितना सॉल्ट आपकी बॉडी में जाता है, आपकी बॉडी में रिटेंशन हो जाती है, वाटर रिटेंशन। बट दिस इज़ द ओनली थिंग जिसको के कम करने से मसला हल हो जाएगा? और साथ साथ थोड़े और भी फूड चॉइसेस, जैसे कि हमारे पास जितने टेट्रा पैक्स में हमारे पास जूसेस आ रहे हैं, फिर उसके बाद हमारे पास एक सबसे कॉमन वो ये है कि हमने बच्चों को चिप्स ही खिलाना है, नूडल्स ही खिलाना है, ठीक है। जो नूडल्स बन रहा है, ठीक है, वो अच्छा है, एक बच्चे उसको बड़े शौक से खाते हैं, लेकिन वो एक रिफाइंड फ्लोर है जिसमें से सारे न्यूट्रिएंट्स, फाइबर, सब कुछ रिफाइंड होकर निकल जाता है, और वो सिर्फ और सिर्फ वाइट मैदा रह जाते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और कुछ नहीं दे रहा। जबकि बच्चों को हमने ना बहुत बैलेंस सारी चीज़ें देनी है, जिसमें हमारे पास फ्रूट्स भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, फाइबर भी हो। तो बेस्ट ये है कि एक तो ये वाइट फ्लोर भी एलिमिनेट कर दिया जाए कि जो बच्चे हैं वो नहीं खाते। अगर आप शुरू से ही बच्चों को मैदे की रोटी या मैदे का पराठा इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आगे जाके होल व्हीट की रोटी या पराठा नहीं खाते। बिल्कुल सही, शुरू से ही। मुझे लगता है कि ये जो एक किड्स मील का एक अलग से कॉन्सेप्ट हमने डेवलप कर लिया ना, कि बड़े तो कुछ और खाएंगे और बच्चे जो हैं वो नहीं खाते हैं ये सब कुछ, उनको तो कुछ और खाना है। घर का खाना बच्चों को, अगर जैसे कि 8 महीने से 1 साल में बच्चा या 6 मंथ से ऑनवर्ड्स बच्चा थोड़ा खाना खाना शुरू करता है, दूध के अलावा चीज़ें, तो वहाँ पे उसको सीरियलैक डब्बे वाला इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। जैसे पहले हमारा एक देसी बनता था ना, पीछे है ना, आप तो दूध भी डब्बे वाला ही इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। दूध भी डब्बे वाला, सीरियलैक भी डब्बे वाला, मतलब पहले हमारी वो सूजी करके उसको बच्चों को खिलाई जाती थी, वो अच्छा है। उसके बाद फिर बच्चों को ना शुरू से ही फैंसी आइटम्स इंट्रोड्यूस, आप क्यों रोटी सालन नहीं करा सकते, ठीक है। आप चिकन का बगैर ये मिर्चों वाला और उसका वाला शोरबा बना के उसमें बच्चे को चूरी, 1 साल के बच्चे को चूरी क्यों नहीं खिला सकते? आगे जाके बच्चे का टेस्ट उसके साथ डेवलप हुआ होता है, फिर वो घर का खाना खाता है। लेकिन अगर हम शुरू से इसको फैंसी फूड्स के ऊपर डाल देते हैं, वो उन टेस्ट के साथ यूज़ ही नहीं होता। आगे जाके फिर आप एकदम से कहते हैं कि अब ये खाना खा, तो वो नहीं खाता। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर भी सवाल उठता है, क्योंकि डॉक्टर्स ये हैं जो रेकमेंड कर देते हैं कि आपके डब्बे का दूध बेहतर है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, ये देना शुरू कर दीजिए, या वीनिंग के लिए भी आप ये जो है ना इनको स्टार्ट करवा दीजिए, और साथ में आप घर की भी कोई चीज़ देते रहें। सो ये भी एक गलत मेरा ख्याल है कि बहुत गलत ट्रेंड्स हैं। एक तो हमें पता है कि हम जो एक साउथ एशियंस वैसे भी हाई रिस्क हैं फॉर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ में सबसे ऊपर हैं, हाइपरटेंशन में सबसे ऊपर है, हमारी जीन्स और हमारी एथनिसिटी जो है ये हमें हाई रिस्क बनाता है। हमने भी लास्ट मंथ जो है ब्रेस्ट फीडिंग अवेयरनेस मंथ मनाया, पूरा महीना हम सोशल मीडिया, कॉलेजेस, स्कूल्स में हम ये बात करते रहे कि भाई ब्रेस्ट मिल्क इज़ द ओनली टेलर मेड फूड फॉर योर इन्फेंट, ठीक है। बच्चे के लिए ब्रेस्ट मिल्क ही है जो अल्लाह ताला ने, जिसका कुरान में हुक्म भी दिया। कुरान में अल्लाह ने ये नहीं कहा कि बच्चे कुछ को और नहीं कहा कि आपने क्या करना है, सिर्फ एक हुक्म है कि 2 साल और उसका कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं बताया कि अगर वो नहीं पिला सकते, माँ जिंदा है, माँ हेल्दी है, माँ ने ही पिलाना है। और डॉक्टर्स का आप कसूर कह रहे हैं, डॉक्टर्स का जो डिलीवरिंग पर्सन है, कसूर ये होता है कि आप इमीडिएटली विदिन 30 मिनट्स आप लैच ऑन करा दें बच्चे को, बच्चा खुद मांगता है दूध। लेकिन डॉक्टर साहब आजकल जैसे
बहुत सारे ऑपरेशंस के साथ ड्यूरिंग होते हैं, ऑपरेशन भी हो जाता है। तो वो उसके During बाद सी operation- सेक्शन के बाद वो कहते हैं हम बैठ नहीं सकते, नहीं, बैठना तो हम ज़रूरी feed नहीं नहीं होता, करा बैठना सकते। ज़रूरी मैंने बहुत सारी नहीं होता। खातन को excuses- नॉर्मली हम लोग जब सर्जरी चल रही होती है, जो पीट्स में बच्चे को जो रिसीव करते हैं, वो बच्चे को क्लीन करते हैं, रैप करते हैं, इधर से सर्जरी चल रही होती है, बच्चे की माँ की ब्रेस्ट पे बच्चा सकलिंग कर लेता है। दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टिंक्ट जो बच्चे को सिखानी है आपने। वो एक दफ़ा सीख ले, माँ को घर जाके प्रॉब्लम नहीं होती, लेट के दूध पिलाया जा सकता है। पोजीशंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग गूगल कर लें, आपको हर तरह की मिल जाएंगी। एक्सक्यूज़ कोई नहीं है, नंबर 1, ठीक है। उसके बाद वही बात जो निदा ने की, इसको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है कि हम लोग अपने आप को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जा रहे हैं। हमें एक कॉम्प्लेक्स है कि हम शायद देसी लोग हैं और हमें मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना ही जाना है, ठीक है। और उसमें हम सारे प्रोसेस्ड फूड और ये इवन जो आपके डब्बे में जो टिन फूड जो हैं प्रोसेस्ड हैं, इवन जो आपका दलिया और ये चीज़ें भी हैं ना, ये ओरिजिनल नहीं आते हैं। बच्चों के लिए जो रेडी टू कुक होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो आपने ओरिजिनल जो चीज़ें हैं विदाउट एनी प्रोसेसिंग एंड विदाउट एनी ट्रीटमेंट, आप उनको शुरू से आदत डालें। थोड़ी सी माँ को एफर्ट करनी पड़ती है और बच्चे के लिए उस हिसाब से करना पड़ता है। तो हमें थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल को बच्चों के लिए भी, अपने लिए भी, दोनों के लिए करना है, इम्प्रूव करना है। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर शुमाइल, यही बात मैं आपसे भी यानी इसी को वो चाहूँगी कि जो ख़वातीन बाज़ समझती हैं कि दूध नहीं आ रहा, हम फीड नहीं करा सकते, आप समझती हैं गायनेकोलॉजिस्ट के ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से माँ दूध ना पिलाए या नहीं पिला रहा? बाज़ औक़ात कोई ऐसी मेडिकल रीजंस भी हो सकती हैं? ये बड़ा अच्छा इशू आपने हम ज़रा थोड़ा ऑफ ट्रैक चले गए। PCOS से रिलेटेड डायरेक्टली तो नहीं है, बट यस, ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ कोर्स। देखिए फरा, हमारी जो जनरेशन है ना वो थोड़ी सी लेज़ी है, ठीक है। बहुत सारे मेरे पास जब क्लिनिक में मदर्स आती हैं ना, वो मुझे ये कहती हैं कि मेरा थ्रू आउट प्रेगनेंसी जर्नी जो थी या बर्थ इतना मुश्किल नहीं था जितना मुझे ब्रेस्ट फीडिंग लगता है। वो असल में जब आप व्हेन यू गिव बर्थ तो आप थोड़ा सा आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स रिड्यूस होते हैं, आप वैसे भी स्ट्रेस्ड होते हैं। आपने सुना होगा पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, पोस्ट नेटल डिप्रेशन, ब्लूज़ होना, तो वो थकी हुई होती हैं, वो इतना टाइम देती नहीं है। और फिर होता ये है कि वो आसान एक फार्मूला मिल्क वाला सोल्यूशन उनको मिल जाता है। और बेबी को जब आप एक दफ़ा फार्मूला मिल्क पे डालेंगे तो बच्चा भी फिर हमारा ही है, तो उसको भी आसानी की आदत पड़ जाती है और वो फिर लैच नहीं करता, क्योंकि सकिंग में बेबी को भी थोड़ी एफर्ट करनी पड़ती है। तो एक दफ़ा अगर आपने बॉटल फीड पे डाल दिया, वो बच्चा फिर दोबारा मदर के साथ सही तरह से लैच नहीं करता, उसको एफर्ट करने की फिर ज़रूरत पड़ना शुरू हो जाती है। उसके पास एक ऑल्टरनेटिव फार्मूला है, तो व्हाई नॉट। तो दोनों मदर, इट्स नॉट जस्ट द डॉक्टर्स, ऑफ कोर्स हमें भी अवेयरनेस देनी चाहिए, हमारा प्राइमरी रोल ये है, लेकिन थोड़ा सा उस तरफ भी पेशेंट के बिहाफ पे भी थोड़ा सा मोटिवेशन उनमें कम है, मतलब दे नीड इजी वे। हम सारे ऐसे हैं, इजी वे आउट। ऐड वन थिंग, शुमाइल ने जो बात की कि ब्रेस्ट फीडिंग पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है। बिल्कुल। जो माँ दूध पिला रही है, अगर उसने किचन में भी काम करना है, अगर उसने मुबारक के लिए जो मेहमान आ रहे हैं उनको भी अटेंड करना है, उसने बाकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी है, बाहर भी जाके मिल्क काम प्रोडक्शन कम हो जाती है। आपका माइंड जितना बच्चे के बारे में सोचेगा, बच्चे के साथ कंफर्टेबली आप टाइम स्पेंड करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगी। आप अपने मोबाइल पे लग गए, आपने टीवी ऑन कर दिया है, आपके घर मेहमान आ गए, आप किचन में चले गए, मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाएगी। जी। अच्छा, तो ये पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है उसको आप आइडियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें जितना पॉसिबल है, उसकी डाइट का, उसकी नींद का और उसकी मेंटल डिस्ट्रैक्शन ना होने। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ